तो इस तरह से हम फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आए हैं एक और नई वीडियो लेके जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में बताया गया है कि किस तरह से बैलेंस शीट बनाना है। पार्ट 1 में बताया गया है बैलेंस शीट और पार्ट 2 में बताया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट। तो इस तरह से हम फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट लिखेंगे यहाँ पे कौन से, जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2000 जो भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो हम पहले लेफ्ट साइड में इक्विटी लायबिलिटी और राइट साइड में एसेट। आप करेंगे पहले इक्विटी और फिर नीचे एसेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किस तरह से। पहला टॉपिक है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी देखिए इसमें इक्विटी है एंड लायबिलिटी है, दो बातें हैं। इक्विटी मतलब होता है शेयर जो, और लायबिलिटी मतलब होता है उसके अलावा जितने भी है। तो पहला फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग, और इस तरह हो गया एसेट। ठीक है, इधर आपको ये आ गया और इस तरफ आपका एसेट आ जाएगा। हम पहले इधर देखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर आता है चार हेडिंग। पहला आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, चौथा आता है करेंट लायबिलिटी। चार आप इसके बना लीजिए। पहला है शेयर होल्डर फंड, यानी शेयर होल्डर जितने भी होते हैं उनके फंड। तो उसमें पहला टॉपिक आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब वो होता है जो कंपनी प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर, दो टाइप के कंपनी शेयर इशू करती है, या तो प्रेफरेंस या इक्विटी। तो उससे जो पैसा उसको रिसीव होता है वो आता है शेयर कैपिटल। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। नाम से देखते हैं रिजर्व, यानी कोई भी ऐसा जो रिजर्व कर रखा है, एंड सरप्लस मतलब अधिक। तो रिजर्व जो होता है जैसे आपको जनरल रिजर्व, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और इस टाइप के जो भी वर्ड जहां पे रिजर्व वर्ड लगा हुआ है उसको आप यहां पे लेते हैं। उसके बाद आता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अधिक। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आता है वो यहाँ पे आप सरप्लस में ऐड करते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। देखिए जो पैसा आपको शेयर कैपिटल मिल गया वो तो यहाँ लिखते हैं। दूसरा होता है कि मनी जो रिसीव हो गया है इसके अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी अभी तक ये शेयर अलॉट नहीं किए गए हैं तो उसको जो है आप यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं। जब आप उसको शेयर अलॉट कर देते हैं, किसी का नाम ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे तो आपने उसका नाम ट्रांसफर कर दिया कि ABC जिसका भी नाम है, यहाँ पे आपने उसका नाम अभी डिफाइन नहीं किया है। तो जब आप ये क्लियर कर देते हैं तो यहाँ पे ये शेयर कैपिटल में ये बाद में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तीन टॉपिक हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये है शेयर होल्डर फंड, ये तीनों यहाँ पे आ जाता है। सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जो शेयर के लिए पैसे मांगते हैं वो कैसे मांगते हैं, एक तो मांगते हैं एप्लीकेशन में, एक मांगते हैं अलॉटमेंट में, और एक मांगते हैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन मतलब आप जो एप्लीकेशन के लिए पैसा मांगे, ठीक है, और उसको अभी आपने अलॉटमेंट नहीं दिया शेयर, तो उनको कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हम उसका लिखते हैं जिसको शेयर ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जिसका शेयर अभी ट्रांसफर ही नहीं हुआ है और बुक्स क्लोज करना है तो उसको पैसे कहाँ लिखेंगे। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा आया है तो उस पैसे को हम यहाँ पे लिखते हैं, और बाद में जब हम शेयर अलॉट कर देते हैं तो उसको भी हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब एक वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए जो आपने कोई लायबिलिटी है आपके पास 1 ईयर से ऊपर के लिए, उसके अंदर आते हैं चार। पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स मतलब होता है लोन लेना। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है, डिवेंचर। आपने डिवेंचर का नाम सुना होगा, एक होता है शेयर, एक होता है डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है, हम लंबे अवधि के लिए लोन ले लेते हैं और उसके बदले ब्याज देते हैं। ठीक है, तो डिवेंचर हम यहाँ पे शो करते हैं। दूसरा आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कि वैसे आपके टॉपिक में ये फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो आपका इनकम कैलकुलेशन होता है और डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का जो होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे लिखते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और इधर आता है डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आता है आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर। ठीक है, इस टाइप के। चौथा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब होता है, देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन यानी लंबे अवधि के लिए प्रोविजन करना। प्रोविजन किस चीज का करते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट,
ग्रेचुटी मतलब जो 5 साल से ऊपर काम करता है उस एम्प्लॉय को जो आप देते हैं रिटायरमेंट के टाइम, तो छोड़ के जाता है तो उसको ग्रेचुटी बोलते हैं। और रिटायरमेंट जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो दो आपने इस तरह से प्रोविजन एग्जाम्पल देखा। तो यहाँ पे क्या है, जो 1 साल से ऊपर के लिए है वो है नॉन करेंट लायबिलिटी। चौथा टॉपिक है करेंट लायबिलिटीज। नाम से ही है, करेंट मतलब तुरंत उसको देना है, यानी साल भर के अंदर, जो साल भर के अंदर आपको पे करना है। इसमें भी 4 है। पहला आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब छोटे अवधि के लिए आपने चीजें हैं, कैसे, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, ठीक है, कमर्शियल पेपर वगैरह हो गया, और शॉर्ट टर्म लोन हो गया, छोटे मोटे लोन जो होते हैं छोटे अवधि के लिए, तो वो होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऊपर आ जाएगा और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नीचे आ जाएगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब होता है, आपने पहले पढ़ा होगा सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल में 2 चीजें आएंगे, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर आएगा और बिल्स पेबल, इन दोनों को जोड़ करके ट्रेड पेबल लिखेंगे। अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी मतलब होता है आपके उसके अलावा जो, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इस टाइप को हम बोलते हैं अदर करेंट लायबिलिटीज के अंदर। और इनकम कभी एडवांस में अगर आपको आ गया, इनकम एडवांस का मतलब कोई काम है उसके लिए आपको किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया कि वो काम आप हमको करके दे दीजिएगा और मार्च क्लोज करना है, तो आप यहाँ पर उसको एडवांस में ले लेंगे, बाद में वो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे इनकम में, ठीक है। तो यहाँ लास्ट आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे अवधि के लिए। अब क्या है इसमें आता है, जैसे आपको आ गया प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, इनकम टैक्स, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स तो आपको अगले ही साल पे करना होता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। तो इस तरह से हमने देखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये साइड पूरा हमारा क्लियर हो गया। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड आ गया आपका नॉन करेंट एसेट, ठीक है, और दूसरा आता है करेंट एसेट। 2 है इसके अंदर, एक आपका आ गया नॉन करेंट एसेट और दूसरा आता है करेंट एसेट। चलिए देखते हैं इसको। नॉन करेंट एसेट के अंदर में आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब जो भी आपकी बिल्डिंग वगैरह है, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। 2 टाइप के एसेट होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया इंटेंजिबल और मशीन वगैरह हो गया टेंजिबल, ठीक है। तो इसमें सब हेड हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी ये टेंजिबल एसेट हो गए। जितने भी टेंजिबल एसेट है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट, जितने भी इंटेंजिबल, जैसे गुडविल हो गया, ठीक है, वो आप यहाँ लिखेंगे। ट्रेडमार्क हो गया, वो यहाँ लिखेंगे। थर्ड आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जो कभी कभी बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है तो वो कई सालों तक बनती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपके टेंजिबल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जैसे देखिए नाम से ही है, एक तो इंटेंजिबल है, कहाँ है, अंडर डेवलपमेंट में। जैसे कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, तो सॉफ्टवेयर बनाने में कई टाइम लगता है, तो वो सॉफ्टवेयर जब तक बन रहा है तब तक इधर आएगा, और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके इंटेंजिबल एसेट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे 2, यहाँ पे टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल अगर अंडर प्रोसेस है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल अगर अंडर प्रोसेस है तो इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। दूसरा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, जैसे आपने शेयर वगैरह खरीद लिया, ठीक है, तो वो होता है आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे हमने यहाँ पे देखा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसी तरह यहाँ पे आता है डेफर्ड टैक्स एसेट। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी समझ लेते थोड़ा सा, जो आपके टैक्स का कैलकुलेशन और इनकम टैक्स का कैलकुलेशन में जो डिफरेंस होता है, अगर एसेट की तरफ आता है तो यहाँ लिखेंगे, और लायबिलिटी की तरफ आता है तो आप यहाँ लिखेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओके। डी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, मतलब देखिए लॉन्ग टर्म, लंबे अवधि के लिए आपने लोन दिया, किसी कंपनी को एडवांस दे दिया कि ठीक है आप लंबे अवधि के लिए दे देते हैं, जैसे एडवांसेस का मतलब ये हो गया। और कभी कभी क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जैसे आप बिजली कनेक्शन लेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, तो लंबे अवधि के लिए होगा, जब तक आपका बिजली कनेक्शन है तब तक चलेगा, जब आप कैंसिल कर लेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इस टाइप के। और आता है अदर नॉन करेंट एसेट। अदर नॉन करेंट एसेट में फिक्टिशियस एसेट जो ऊपर नहीं है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो जाता है, इस टाइप के लॉन्ग टर्म यहाँ पे आ जाएंगे। अब आता है करेंट एसेट। करेंट एसेट मतलब जो 1 साल से कम, ठीक है। करेंट एसेट मतलब करेंट एसेट जिसको तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इसमें भी हम देखते हैं, पहला है करेंट इन्वेस्टमेंट।
करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपने छोटे अवधि के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जैसे मार्केट में सिक्योरिटी वगैरह ले लिया उस टाइप के। बी में आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश, जितने भी आपके पे स्टॉक है, आपने स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा होगा, स्टॉक इन हैंड, वो हम यहाँ पे लेते हैं इन्वेंट्री में, ठीक है, स्टॉक हमने यहाँ पे दिखाया। थर्ड आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे है और ट्रेड पेबल यहाँ पे है। तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो गया, सन्ड्री डेटर, जो भी आपके डेटर हैं, देनदार है, वो प्लस बिल्स रिसीवेबल, जो आपको बिल्स रिसीवेबल है, वो दोनों जोड़ के यहाँ पे आएगा। अब आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश के बराबर है, जैसे कैश और प्लस बैंक, आपके बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस दोनों जोड़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो छोटे अवधि के लिए दिया, जैसे आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस दे दिया, उसको सैलरी की जरूरत है, वो बोला कि एडवांस दे दो, सैलरी एडवांस यहाँ पे दे दिया, छोटे अवधि के लिए किसी को दिया है। फाइनली आता है अदर करेंट एसेट, जो कहीं नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा अदर, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, जैसे आपने रेंट देते हैं ना, प्रीपेड में कर देते हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड कर देते हैं, और एक्योर्ड इनकम वगैरह होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से अब एक फॉर्मेटिव बात देख लेते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, यहाँ पे आप इनके नोट बनाएंगे, नोट नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से नोट नंबर, हर का अलग अलग नोट हमने एक वीडियो में शेयर कैपिटल का नोट बताया है आपको किस तरह से होता है, उसी तरह अलग अलग सबके बनेंगे। उसके बाद होता है करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है, दूसरा सेम इधर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट एसेट एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है।